हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, कल से बेहतर होंगे और दुगने उत्साह से अपनी स्टडी में लगे हुए होंगे। तो आज की अपनी इस क्लास में हम अपनी पूर्ववर्ती क्लासों की तरह प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। चाहे वो क्वेश्चन आपके यूपीपी के हों, या यूपी होमगार्ड के हों, या आपके एसएससी के हों, या आपके रेलवे के हों, और उससे संबंधित विश्लेषण भी इसमें हम करने वाले हैं, जो कि अपने आपके आगामी जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें बेहद ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो आइए देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा 1976 में किस भाग में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4A में, या भाग 6 में। जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो है भाग 4A में। भाग 4 की बात की जाए तो कहां से कहां तक है। आर्टिकल 12 से 35 तक। सॉरी बेटा, आर्टिकल 12 से 35 तक नहीं है ये आपका आर्टिकल 36 से 51 तक। आर्टिकल 36 से 51 तक डीपीएसपी हैं। डीपीएसपी हैं जिन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। दूसरा, इसमें 51A में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी इसमें जोड़े गए हैं। आपसे पूछ ले किस संविधान संशोधन, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, आपको एक बात ध्यान रखनी है। आपसे अगर पूछ ले कि हमारे मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो हमारे मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, उनको बाद में जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया है। और टोटल कितने जोड़े गए थे, तो टोटल 10 जोड़े गए थे। ठीक है, 10 जोड़े गए थे। लेकिन वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11वां जो मौलिक कर्तव्य शिक्षा का अधिकार। ठीक है, शिक्षा का जो अधिकार है वो 11वां मौलिक कर्तव्य है। और इसको 86वां संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन 2002 से जोड़ा गया है। 2002 से जोड़ा गया है। दूसरा आपसे और पूछ ले कि 86वें संविधान संशोधन से और क्या परिवर्तन किया गया है, तो इससे एक परिवर्तन आर्टिकल 21A में किया गया है कि आर्टिकल 21 में ए जोड़ा गया। ठीक है, शिक्षा का अधिकार इसमें जोड़ा गया। तीसरा एक परिवर्तन और हुआ था, डीपीएस में भी इसमें परिवर्तन किया गया था। ठीक है, जो हम बाद में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आपसे पूछे डीपीएस जो ये आपके फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इन्हें यूएसएसआर रूस के संविधान से हमने अधिग्रहित किया है। ठीक है, इसी के साथ आगे चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन 2। 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। भाग 2 में किसके बारे में, तो नागरिकता के बारे में बताया गया है। नागरिकता के बारे में बताया गया जो कि आर्टिकल 5 से 11 तक है। आर्टिकल 5 से 11 तक है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि इसमें 2 आर्टिकल मोस्ट इंपोर्टेंट है जो कि आपको याद रखनी है, आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7। आर्टिकल 6 में एक डेट दी गई है 19 जुलाई 1948। 19 जुलाई 1948। और दूसरा आर्टिकल 7 में एक डेट है 1 मार्च 1947। ठीक है, तो इसमें क्या 19 जुलाई 1948 तक जो लोग पाकिस्तान से भारत में आ गए उनकी नागरिकता का प्रावधान है। और 1 मार्च 1947 तक जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए उनकी नागरिकता का इसमें प्रावधान किया गया है। दूसरा आपसे पूछ ले नागरिकता किस देश के संविधान से ली गई है, तो नागरिकता को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसको ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। दूसरा आपसे पूछ ले कि भारत में कौन सी नागरिकता है, तो भारत में एकल नागरिकता है। भारत में एकल नागरिकता है। भारत में एकल नागरिकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है भाग 3। भाग 3 में मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है।
जिनकी बात करें हम तो आर्टिकल 12 से 35 तक, आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है। दूसरा टोटल कितने थे ये जो संविधान, हम मूल संविधान में कितने थे, तो मूल संविधान में इनकी संख्या 7 थी, लेकिन वर्तमान में कितने हैं ये, वर्तमान में 6 है। जो एक मौलिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार, ठीक है, संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 से, 44वां संविधान संशोधन 1978 से मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। और किस आर्टिकल में शामिल किया गया है, तो आर्टिकल 300A में शामिल किया गया है। दूसरा आपसे पूछ ले कि मौलिक अधिकार हमने किस देश के संविधान से लिए, तो मौलिक अधिकार हमने यूएसए के संविधान से, यूएसए के संविधान से हमने लिए हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर है, 7 से 6 हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा भाग 6। भाग 6 में राज्य के बारे में बताया गया है। भाग 6 में राज्य के बारे में बताया गया, और इसमें आर्टिकल 152 से 237 तक, 237 तक आर्टिकलों के प्रावधान हैं। इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कनक रेले का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? ऑप्शन है भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक या मोहिनीअट्टम। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो होगा भरतनाट्यम। और बेसिकली भरतनाट्यम किस राज्य में किया जाता है, तो इसको तमिलनाडु में, इसको तमिलनाडु में किया जाता है। दूसरा, इसके और कलाकार कौन कौन है, तो नटराज भी इससे ही संबंधित हैं। नटराज से आपको ये ध्यान रखना है कि भारत की पहली महिला ट्रांसजेंडर नर्तकी कौन है, तो नटराज है। और इनका संबंध किससे है, तो इनका संबंध भरतनाट्यम से ही है। दैट इज क्लियर, आपको क्लियर है ये। उसके बाद टी बाला सरस्वती, बाला सरस्वती, ठीक। उसके बाद आप ये याद रखना, भरतनाट्यम से एक क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है कि भरतनाट्यम की जो आकृतियां हैं, ठीक है, भरतनाट्यम में जो ऋचाएं की जाती हैं, ठीक है, उसका उसका जो चित्र है वो कहाँ, किस मंदिर के गोपुरम पर अंकित किया गया है। अगर आपसे पूछ ले तो कौन सा मंदिर होने वाला है वो, भरतनाट्यम की जो मुद्राएं हैं, मुद्रा का चित्र अंकित किया गया है कहाँ पर, तो चिदम्बरम टेम्पल में, चिदम्बरम टेम्पल तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। ठीक है, दूसरा याद रखना कहां पर किया गया, तो जो चिदम्बरम टेम्पल का गोपुरम है, गोपुरम। और दूसरा, चिदम्बरम टेम्पल भगवान शिव को समर्पित है। आपको ये याद रखना। गोपुरम किसको कहा जाता है, तो गोपुरम जो दक्षिण भारत में मंदिर होते हैं और मंदिरों का जो प्रवेश द्वार होता है उसको गोपुरम कहा जाता है। क्लियर है आपको ये। और दूसरा, मैं अगर भरतनाट्यम से ही बात करूं तो इसे मंदिरों से उत्पन्न हुआ डांस भी इसको कहा जाता है। दूसरा, इसको दासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य भी कहा जाता है। और इसकी अभी एक दासी जीवित है, जिससे पूछा जा सकता है कि भरतनाट्यम की एकमात्र जीवित दासी कौन सी है, तो उनका नाम है मुथु कनमाल, मुथु कनमाल जीवित दासी ये है, मुत्तू कनमाल भरतनाट्यम से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ पर किया जाता है, तो कुचिपुड़ी को आंध्र प्रदेश में किया जाता है, आंध्र प्रदेश से किया जाता है। दूसरा, कुचिपुड़ी से अगर हम बात करें तो जो कुचिपुड़ी है इसको गांव से उत्पन्न हुआ नृत्य भी कहा जाता है। और किस गांव से, कुचेलपुरा गांव से ये उत्पन्न हुआ था, कुचेलपुरा गांव से, जो कि कहां पर है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में ये आपका है। दूसरा, आपको एक चीज याद है, मैंने आपको आंध्र प्रदेश में एक नृत्य बताया था, याद है आपको, मैंने दप्पू नृत्य के बारे में बताया था आपको, जब मैंने आपको टापू नृत्य बताया था जो कि आदि जनजाति के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। और दप्पू नृत्य की बात करें तो दप्पू मैंने आपको बताया था आंध्र प्रदेश में। ठीक है, भूलना मत, रिवाइज करते चलो हर चीज। ठीक, आगे बात करें कथक की,
तो अगर कथक की बात की जाए तो कथक बेसिकली यूपी में किया जाता है, और इस पर किस कला का प्रभाव दिखाई देता है, तो जो मुगल कला है उसका प्रभाव इस पर दिखाई देता है। और इसे कहानीकार का नृत्य भी कहा जाता है, कहानीकार का नृत्य भी कहा जाता है। ठीक है, कहानीकार का नृत्य भी इसको कहा जाता है। दूसरा आपको याद रखना है कि कथक घराने के एक फेमस कलाकार हैं बिरजू महाराज। बिरजू महाराज, इनका संबंध किस घराने से है, तो इनका संबंध है लखनऊ घराने से। लखनऊ घराने से इनका संबंध है। दूसरा आपसे पूछ लिया जाता है कि लखनऊ घराने के संस्थापक कौन थे, तो जब संस्थापक आपसे पूछे तब आप बताएंगे ईश्वरी प्रसाद। ईश्वरी प्रसाद लखनऊ घराने के कथक के प्रतिपादक हैं या संस्थापक हैं। दूसरा कथक का ही दूसरा घराना है बनारस घराना। ठीक है, बनारस घराना, इसके भी संस्थापक आपसे पूछे जाते हैं। इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे जानकी प्रसाद। जानकी प्रसाद। ठीक, कथक के और भी घराने हैं जो कि हम अपनी जैसे ही अगली क्लास पढ़ाते चलेंगे आपको सब बताते चलेंगे और रिवाइज कराते हैं आपको हम चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मोहिनीअट्टम। ठीक, मोहिनीअट्टम अगर आपसे पूछ लिया जाए कहाँ पर किया जाता है, तो मोहिनीअट्टम को केरल में किया जाता है। केरल में किया जाता है। दूसरा आपसे पूछ ले मोहिनीअट्टम नृत्य का संबंध किस देवता से है, तो भगवान विष्णु से इसका संबंध है। भगवान विष्णु से इसका संबंध है। मोहिनीअट्टम की एक बहुत ही फेमस कलाकार आपको याद रखेंगे जिनका क्या नाम है, तो सुनंदा नायर। सुनंदा नायर, और ये आपको इसलिए याद रखनी है क्योंकि इन्होंने मोहिनीअट्टम में मास्टर डिग्री हासिल की है और पीएचडी की है। ठीक है, मास्टर डिग्री इन्होंने हासिल की है। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। टमाटर का लाल रंग किस वर्णक के कारण पाया जाता है, लाइकोपिन, बीटा कैरोटीन, टेनिन या मोमोद्रसिन। ये थोड़ा गलत टाइप हो गया हमारे टाइपिस्ट के द्वारा, मैं इसे सही करा दूंगा आपको। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला लाइकोपिन। ठीक है, लाइकोपिन के द्वारा, जो लाइकोपिन है इस वर्णक के कारण टमाटर का लाल रंग होता है। दूसरा, टमाटर को अभी केबीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, ये बिलायती बैगन भी कहा जाता है। आपसे पूछ ले बिलायती बैगन किसे कहा जाता है, तो टमाटर को ही बिलायती बैगन कहा जाता है। ठीक, बीटा कैरोटीन की बात करें तो जो गाजर का नारंगीपन होता है, ठीक है, गाजर का जो नारंगीपन होता है वो बीटा कैरोटीन के कारण ही होता है। दूसरा, गाजर विटामिन ए का बहुत ही ज्यादा अच्छा स्रोत है, और अगर हम विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है रेटिनोल है, वो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। दूसरा, हम आपसे बात करें विटामिन ए, एक चावल आता है जिसे हम बोलते हैं गोल्डन राइस। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो गोल्डन राइस में विटामिन ए ही पाया जाता है। ठीक है, क्लियर है आपको, ये विटामिन ए पाया जाता है। ठीक, अगला है टैनिन। अगर हम टैनिन की बात करें तो टैनिन किस रसायन किस में पाया जाता है, तो टैनिन जो आंवला होता है ना, आंवले का कसैलापन, जो आंवले का कसैलापन या कड़वापन बोलते हैं, वो किसके कारण होता है, तो टैनिन के कारण ही होता है। आंवले का कसैलापन टैनिन के कारण ही होता है। और जो आंवला है ये विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है। विटामिन सी का आपको पता होगा खट्टे पदार्थों में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन सी ही पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है।
एस्कोर्बिक एसिड होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे मैं बात करूं मोरमोदिशिन, ये नहीं है, ये है मोमोडिसिन। ठीक है, तो जो करेले का कड़वापन होता है, करेले का कड़वापन, करेले का कड़वापन मोमोडिसिन की वजह से होता है। ठीक है, इसी के साथ हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 1946 में भारत में विमुद्रीकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? ठीक है, आरबीआई के गवर्नर कौन थे? पहले तो आप विमुद्रीकरण या डीमोनेटाइजेशन होता क्या है, तो डीमोनेटाइजेशन से मतलब आप समझिए जब सरकार खराब मुद्रा का प्रचलन बंद कर देती है उसे ही डीमोनेटाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसे सीधा सीधा समझिए, जो नोटबंदी होती है ना उसको ही विमुद्रीकरण कहा जाता है, विमुद्रीकरण कहा जाता है। भारत में पहली बार विमुद्रीकरण 1946 में हुआ था और उस समय आरबीआई के गवर्नर थे सीडी देशमुख। ठीक है, सीडी देशमुख के ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था और इसमें 500, 1000 और 10,000 के नोट बंद किए गए थे। इसके नोट इसमें बंद कर दिए गए थे। ठीक है, ये पहला विमुद्रीकरण था, ये अंग्रेजों के द्वारा किया गया। सीडी देशमुख उस समय पर आरबीआई के गवर्नर थे। ठीक है, और ये कब से कब तक, तो 1943 से 1949 तक रहे थे। दूसरा आपसे पूछ ले कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तब सीडी देशमुख होगा। और उसके बाद आपसे पूछे स्वतंत्र भारत के पहले आरबीआई के गवर्नर कौन थे, तब भी आपका आंसर सीडी देशमुख ही होने वाला है। ठीक है, उसके बाद आईजी पटेल की बात करें हम, तो जो दूसरा विमुद्रीकरण हुआ था कब हुआ था, 1978 में हुआ था। 1978 में जो दूसरा विमुद्रीकरण हुआ था उस समय आईजी पटेल आरबीआई के गवर्नर थे। याद रहेगा आपको, आरबीआई गवर्नर कौन थे, आईजी पटेल आरबीआई के गवर्नर थे। और दूसरा आपको याद रखना है स्वतंत्र भारत का पहला विमुद्रीकरण, स्वतंत्र भारत का पहला विमुद्रीकरण, पहला डीमोनेटाइजेशन, मोनेटाइजेशन इसको कहा जाता है। ठीक है, विमुद्रीकरण आपको समझ में आ गया ना, विमुद्रीकरण कहा जाता है नोटबंदी को। ठीक, दैट इज क्लियर। और जो अगले हैं उर्जित पटेल, भारत में अब तक केवल 3 बार, टोटल 3 बार विमुद्रीकरण या नोटबंदी हो चुकी है। पहली बार कब हुई, पहली बार 1946 में हुई, दूसरी बार 1978 में हुई जो स्वतंत्र भारत की पहली थी, और तीसरी बार 2016 में हुई थी। 2016 में हुई जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, और दूसरा उर्जित पटेल आरबीआई के गवर्नर थे, आरबीआई के गवर्नर थे। और उर्जित पटेल से आपको एक क्वेश्चन याद और रखना है कि उर्जित पटेल के द्वारा ओवरड्राफ्ट पुस्तक भी लिखी गई है। उर्जित पटेल ने ओवरड्राफ्ट बुक भी लिखी है, ओवरड्राफ्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसको उर्जित पटेल के द्वारा ही लिखा गया है। और जो आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा, आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर हैं 26 नंबर के। ठीक है, याद रहेगा आपको, आरबीआई के बारे में मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, दोबारा आपको बता देते हैं। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर। इसका एक्ट कब आया, तो इसका एक्ट 1934 में आया था। ठीक है, इसका एक्ट 1934 में आया। इसके पहले अध्यक्ष सर ओसबोर्न स्मिथ, पहले भारतीय की बात करें सीडी देशमुख। पहले इसका मुख्यालय कहाँ पर था, तो पहले इसका मुख्यालय कोलकाता में था, उसके बाद इसका मुख्यालय बम्बई ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है, और कितनी पूंजी के साथ इसकी स्थापना की गई थी, 5 करोड़ की पूंजी के साथ इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। संविधान के किस अनुच्छेद में संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है, आर्टिकल 108, आर्टिकल 105, आर्टिकल 100 या आर्टिकल 110? तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है आर्टिकल 108। ठीक है, आर्टिकल 108। दूसरा आपसे पूछ ले संयुक्त बैठक का प्रावधान
हमारे संविधान में किस देश से लिया गया है? तो संयुक्त बैठक के प्रावधान को हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। संयुक्त बैठक के प्रावधान को हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। ठीक है, क्लियर है। और ये संयुक्त बैठक होती क्या है? जब किसी भी बिल को पास होने में लेकर लोकसभा या राज्यसभा के बीच, दोनों के बीच तकरार हो जाए, तब ऐसी स्थिति में दोनों की बैठक एक साथ बुलाई जाती है। आपसे पूछा जा सकता है उस बैठक को बुलाता कौन है? तो इसको बुलाता है प्रेसिडेंट। संयुक्त बैठक को प्रेसिडेंट बुलाता है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। और जो इसके लोकसभा के नियमों के द्वारा ही संयुक्त बैठक को संचालित किया जाता है। दूसरा आपसे पूछ ले, अब तक टोटल कितनी बार ये बैठक बुलाई गई है? तो अब तक टोटल 3 बार इसको बुलाया गया है। पहली बार 1961 में बुलाया गया था, जो कि था आपका दहेज निषेध अधिनियम के लिए। दहेज निषेध अधिनियम के लिए पहली बार बुलाई गई। दूसरी बार कब बुलाई गई थी? 1978 में बुलाई गई। और 1978 में दूसरी बार किसके लिए बुलाई गई थी? तो दूसरी बार बुलाई गई थी बैंकिंग विनियमन अधिनियम के लिए। बैंकिंग अधिनियम के लिए इसको बुलाया गया। और तीसरी बार आपसे पूछ ले कब बुलाई गई है? तो तीसरी बार इसको 2002 में बुलाया गया। 2002 में इसको कब बुलाया गया था और किसके द्वारा बुलाया गया था? तो इसको राष्ट्रपति ही बुलाते हैं, वो तो सीधा सा है। ठीक है, 2002 में ये आतंकवाद जो अधिनियम है, आतंकवाद निरोधक अधिनियम के लिए इसको बुलाया गया था। ठीक है, अब तक टोटल 3 बार बुलाई जा चुके हैं, 1961, 1978, 2002। ये आपको क्लियर है। दूसरा मैं आपसे बात करूं, संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से आर्टिकल 108, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब आर्टिकल 105 की आपसे बात की जाए। आर्टिकल 105 में संसदीय विशेषाधिकारों के बारे में बताया गया है। ठीक है, संसद के विशेषाधिकारों के बारे में बताया गया है। संसद के जो अधिकार हैं उनके बारे में बताया गया है। अगला बात करूं मैं आर्टिकल 100। आर्टिकल 100 में 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। एक तो जो लोकसभा अध्यक्ष है, जो लोकसभा का अध्यक्ष है, उसके निर्णायक मत के बारे में ध्यान रखना है। निर्णायक मत के बारे में ध्यान रखना है। और दूसरा मैं आपसे बात करूं तो दूसरा आपको लोकसभा के कोरम के बारे में याद रखना है। लोकसभा के कोरम के बारे में आपको याद रखना है, आर्टिकल 100 में है। और ये लोकसभा कोरम आर्टिकल 100 का जो सब क्लोज 3 है उसमें है। ठीक है, ये आर्टिकल 100 में ही है। लोकसभा के अध्यक्ष निर्णायक मत से संबंध हमारा यहाँ से है कि जब दोनों में किसी भी विधेयक को बनाने के लिए जब दोनों सदनों के जो वोट हैं बराबर हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा अपने विवेक के अनुसार एक मत देना होता है और उसी मत को निर्णायक मत कहा जाता है। लोकसभा का कोरम की अगर मैं बात करूं तो कोरम क्या होता है? कोरम वह न्यूनतम संख्या होती है जिसके द्वारा लोकसभा की बैठक स्टार्ट होती है। और ये कितना होती है? 1/10 होती है, जो कि संसद की टोटल लोकसभा के टोटल सदस्य संख्या का 1/10 होती है। जैसे हमारी लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 550। अभी वर्तमान में 543 है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, 550 का 1/10 अगर हम निकालें तो ये आता है 55। ठीक है, अगर लोकसभा में कोई भी बैठक हमें स्टार्ट करनी है तो 55 मेंबर लोकसभा में उपस्थित होने चाहिए। और यदि ऐसा नहीं होता है तो लोकसभा की बैठक नहीं की जा सकती। ठीक है, क्लियर है आपको? आर्टिकल 110। आर्टिकल 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। और कोई भी विधेयक धन विधेयक है, इसकी शक्ति किसे दी गई है? लोकसभा के अध्यक्ष को
दी गई है। दूसरा जो धन विधेयक है वो लोकसभा में पेश किया जाता है, लोकसभा में इसको पेश किया जाता है। ये क्लियर है आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में, 1760 में, 1759 में या 1764 में? तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक, ठीक है, इब्राहिम लोदी के बीच। और इसमें बाबर की जीत हुई थी, ठीक है, बाबर की इसमें जीत हुई थी और बाबर की जीत के साथ ही भारत में मुगल वंश की नींव पड़ी, ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। लोदी वंश का अंतिम शासक है ये। दूसरा बात करें, पानीपत का एक दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में। दूसरा पानीपत का युद्ध 1556 में हुआ। किस किस के बीच हुआ था? अकबर और हैमू के बीच। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हैमू के बीच हुआ था, 1556 में हुआ था, ठीक है। और इसे जीता कौन था? अकबर जीता था। और किसके संरक्षण में जीता था? तो बैरम खां के संरक्षण में इसको, बैरम खां के संरक्षण में इसको जीता था। ये आपको क्लियर है। और पानीपत के मैदान में टोटल 3 युद्ध हुए और तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में हुआ था, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। अहमद शाह अब्दाली या उसको अहमद शाह दुर्रानी भी कहा जाता है। मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था और इसमें जो जीते थे वो अहमद शाह अब्दाली इसको जीते थे, ठीक है। इस तरह से पानीपत के 3 युद्ध आपके ये हैं, ठीक। उसके बाद 1760 की बात करें हम, तो 1760 में हुआ था बांडीवास का युद्ध। बांडीवास का युद्ध हुआ था। तो इसमें अंग्रेजों ने किसको हराया था? तो अंग्रेजों ने इसमें फ्रांसीसियों को इसमें हराया। ये आपको याद रखना है। दूसरा 1759 की बात करें तो 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ था। बेदरा का युद्ध हुआ था और इसमें अंग्रेजों ने किसको हराया? तो डचों को हराया था, ठीक है। डच कौन है? तो जो हॉलैंड देश के निवासी हैं उनको डच कहा जाता। अंग्रेजों ने इसको हराया था और अंग्रेजों ने अपने भारत में जो शासन को स्थापित किया था वो इसी तरह से किया था, ठीक है। फ्रांसीसियों को समाप्त कर दिया 1760 से, 1759 से डचों को समाप्त कर दिया। उसके बाद 1764 में अब ये क्या करने वाले हैं? तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध, इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया। हेक्टर मुनरो ने किया था। उसके बाद मैं आपसे बात करूं, भारत के 2 शासक और एक अपदस्थ शासक इसमें हिस्सा लिया था, जिसमें मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय, दिल्ली का शासक, ठीक है, शाह आलम द्वितीय। और जो तीसरे थे वो थे अवध के शासक शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला, ठीक है, ये आपको क्लियर है। शुजाउद्दौला, ठीक है। बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच हुआ था। इसमें जो जीत हुई थी वो हेक्टर मुनरो की ही हुई थी। अंग्रेजों की जीत इसमें बेसिकली हुई और जीत तीन लोगों की सेना थी, ये हार गई, ठीक है, ये हार गई थी। दूसरा आपसे पूछ ले, इसी के बाद हुई थी एक इलाहाबाद की संधि। इस युद्ध का निर्णय इलाहाबाद की संधि से हुआ था। इलाहाबाद की संधि, ये आपको याद रखनी है। बक्सर के युद्ध के बाद ही इलाहाबाद की संधि हुई थी। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, यूरोप महाद्वीप की, अरे यार हमारा टाइपिस्ट पता नहीं क्या करता है ये।
यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एल्ब्रुस है, या माउंट एकांगुआ है, माउंट मैकिनले है, माउंट विंसप मैसिफ है। तो जो इसका सही आंसर होने वाला माउंट एल्ब्रुस है। ठीक, माउंट एल्ब्रुस है यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। और ये किस पर्वत श्रृंखला पर है? तो ये काकेशस पर्वत श्रृंखला पर है। काकेशस पर्वत श्रृंखला पर ये स्थित है। दूसरी बात करें माउंट एकांगुआ, तो माउंट एकांगुआ की बात की जाए तो जो दक्षिण अमेरिका है, साउथ यूएसए की सबसे ऊंची चोटी, साउथ यूएसए की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एकांगुआ ऊंची चोटी, जो कि कहां पर है? तो ये आपकी एंडीज पर्वत श्रृंखला पर है। एंडीज पर्वत श्रृंखला पर है। ठीक है। दूसरा माउंट मैकिनले, माउंट मैकिनले या माउंट देनाली, माउंट मैकिनले या माउंट देनाली की बात की जाए तो ये मैं आपसे बात करूं जो नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। नॉर्थ यूएसए की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट मैकिनले या माउंट, इसे देनाली भी पहले कहा जाता था। ठीक है। और दूसरा ये आपकी है कहां पर? तो जो यूएसए का अलास्का वाला भाग है, यूएसए का अलास्का वाला भाग है, वहां पर ये स्थित है। आगे माउंट विंसप मैसिफ की अगर बात की जाए तो अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसप मैसिफ ही है। ठीक, उसके बाद ये 4 महाद्वीपों की चोटी हो गई। आगे हम बात करें तो जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करें हम तो माउंट कोसियस को है, माउंट कोसियस को है, कोसियस को है। एशिया महाद्वीप की बात की जाए तो एशिया महाद्वीप की बात करें तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, माउंट एवरेस्ट। और विश्व की अगर सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो विश्व में भी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट ही है। ठीक है। उसके बाद एक और हमारा महाद्वीप बचा, अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप की अगर हम बात करें तो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो है, माउंट किलिमंजारो, जो कि कहां पर है? तो अफ्रीका महाद्वीप के ही एक देश तंजानिया में स्थित है, तंजानिया में स्थित है। तंजानिया से एक चीज आप याद रखना, तंजानिया की राजधानी याद रखना कौन सी है? तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। सेबी की स्थापना कब की गई थी? 1982 में, 1988 में, या 1997 में, या 1999 में? तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है 1988 में सेबी की स्थापना की गई थी। ठीक है, 1988 में इसकी स्थापना की गई। इसका अधिनियम 1992 में आया था और नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर यह आया था, नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर आया। और इसका अगर हम मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। और इससे एक क्वेश्चन आप याद रखना कि इसकी पहली महिला अध्यक्ष अगर आपसे पूछ ले, फर्स्ट वुमेन अध्यक्ष, तो माधवीपुरी बुच्च हैं, माधवीपुरी बुच्च।
इसकी पहली महिला अध्यक्ष हैं। और ये सेबी क्या करता है, सेबी भारत में जो शेयर मार्केट है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। आपने वो ये सुना होगा हर्षद मेहता स्कैम, ठीक है, उसी के बाद इसको वैधानिक बनाया गया था। दूसरा 1982 की अगर बात की जाए, 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति की सिफारिश पर, शिवरमन समिति की सिफारिश पर किसकी स्थापना की गई थी, तो नाबार्ड की स्थापना, ठीक है जी, नाबार्ड की स्थापना की गई थी। ये आपको क्लियर है, नाबार्ड की स्थापना की गई थी। और कृषि के क्षेत्र में लोन देने का काम कौन करता है, तो नाबार्ड ही करता है। 1997 की बात करें हम, तो 1997 में ट्राई की स्थापना की गई, ट्राई की स्थापना की गई थी। और इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ लेता है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि दूरसंचार को कंट्रोल करती है। ठीक है, आगे बात करें हम 1999 में, तो 1999 इरडा की स्थापना की गई थी। इरडा यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि भारत में बीमा क्षेत्र को कंट्रोल करती है। ठीक है, बीमा क्षेत्र को इरडा कंट्रोल करती है। इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। और इसका अगर मुख्यालय की बात करें हम, तो इरडा का मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। हैदराबाद में इरडा का मुख्यालय है। दूसरा मैं बात करूं ये किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो ये वित्त मंत्रालय के अधीन आता है। और दूसरा मैंने आपको कल बताया था ना, याद है ना आपको, वित्त मंत्रालय के पहले मंत्री कौन थे, तो पहले मंत्री थे आर के षणमुखम शेट्टी, और उन्होंने ही पहला बजट पेश किया था। सारा याद रखना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, अलबरूनी के द्वारा, अमीर खुसरो के द्वारा, इब्न बतूता के द्वारा, या जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो है अलबरूनी के द्वारा, अलबरूनी के द्वारा ये लिखी गई है। किताब उल हिंद पुस्तक लिखी गई है। और इन्होंने किस भाषा में लिखी थी, तो ये इनके द्वारा अरबी भाषा में लिखी गई थी, अरबी भाषा में। और ये भारत किसके साथ आए थे, भारत 11वीं शताब्दी में आए, और किसके साथ आए थे, महमूद गजनवी के साथ, महमूद गजनवी लुटेरे के साथ ये भारत आए थे, जिसने भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किया था। और इसके पहले आक्रमण को पूछ लिया जाता, पहला आक्रमण इसने 1001 में किया था। और सोमनाथ मंदिर को लूटने का काम भी महमूद गजनवी ने ही किया था। और महमूद गजनवी के साथ ही अलबरूनी आए थे। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है, तोता ए हिंद इसको कहा जाता है। दूसरा आपको एक चीज याद रखनी है कि दिल्ली सल्तनत में एकमात्र विद्वान जिसने 8 सुल्तानों का शासन देखा, तो वो भी कौन है, अमीर खुसरो ने देखा था 8 सुल्तानों का शासन। 8 सुल्तानों का शासन किसने देखा, अमीर खुसरो ने देखा था। ठीक है, दूसरा इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों की अगर बात करें, तुगलकनामा इनके द्वारा लिखी गई है, तुगलकनामा। नुहू सिपियर इनके द्वारा लिखी गई है। और खजाइन उल फतह, खजाइन उल फतूह पुस्तक भी इनके द्वारा ही, अमीर खुसरो के द्वारा ही लिखी गई है। और ये आप याद रखना, 8 सुल्तानों का शासन देखने वाला एकमात्र विद्वान कौन है, तो अमीर खुसरो ही है। और इनको भारत का तोता या तोता हिंद कहा जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा इब्न बतूता। अगर इब्न बतूता की बात की जाए, तो इब्न बतूता बेसिकली कहाँ का रहने वाला था, ये मोरक्को का रहने वाला था, मोरक्को का ये रहने वाला था। किसके शासन काल में ये भारत आया, एमबीटी के शासन काल में ये भारत आया था।
एमिटी मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आया था, और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था। इब्न बतूता को दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था। दूसरा आपसे पूछ ले, इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, तो इनके द्वारा रहेला पुस्तक लिखी गई है। रहेला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई है। जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा इतिहास की पुस्तक लिखी गई है, तारिक ए फिरोज शाही। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक का इसमें इतिहास है, तारिक ए फिरोज शाही। तारिक ए फिरोज शाही। और जो दूसरी पुस्तक लिखी है, फतवा ए जहांदारी। फतवा ए जहांदारी। फतवा ए जहांदारी पुस्तक भी किसके द्वारा लिखी गई है, ये भी आपकी जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा ही जहांदारी पुस्तक लिखी गई है। फतवा ए जहांदारी और तारिक ए फिरोज शाही। दूसरा आपको याद रखना, क्योंकि अभी जो आपका एसएससी सीपीओ का एग्जाम है उसमें पूछा गया था, जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा इतिहास पर पहला जो स्मरण है कब लिखा गया था, तो इन्होंने लिखा था 1356 में। ठीक है, ये आपको याद रखना, 1356 में लिखा था। 1356 में लिखा था। और आपसे पूछा जाता है कि दूसरा इतिहास का दूसरा संस्करण कब लिखा था इन्होंने इसका, तो इसका दूसरा संस्करण इनके द्वारा लिखा गया था 1358 में लिखा। ठीक, और आपसे पूछ लेता कितने वर्ष बाद लिखा था, तो टोटल 2 वर्षों बाद इन्होंने लिखा था। ठीक है, तारिक ए फिरोज शाही, फतवा ए जहांदारी और अमीर खुसरो को याद रखना 8 सुल्तानों का शासन, तुगलकनामा, नूसफियर और खजाइन उल फतह इसके द्वारा ही लिखी गई है। महमूद गजनवी ने भारत पर पहली बार आक्रमण 1001 ईस्वी में किया था, तो अलबरूनी इन्हीं के साथ भारत आए थे। ठीक है, और इनके द्वारा किताबुल हिंद लिखी गई है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को, 8 सितंबर को, 27 सितंबर को या 29 सितंबर को, तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है 16 सितंबर को। और ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, जो कि मॉन्ट्रियल कहाँ पर है, कनाडा में है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में हुआ था, और इसीलिए 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अभी एक बेहद ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये लागू कब हुआ था, तो 1989 में इसको लागू किया गया था। 1989 में इसको लागू किया गया था। हुआ कब था, 1987 में। दूसरा ओजोन के संरक्षण से संबंधित है। ओजोन को हम O3 से डिनोट करते हैं। ठीक है, ओजोन को O3 से डिनोट किया जाता है। और ओजोन जो लेयर है, ओजोन जो गैस है, या ओजोन जो परत है, कहाँ पाई जाती है, ये आपकी समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल में पाई जाती है। और जो सूर्य की यूवी रेज हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, उनसे हमारी मदद करती है। अल्ट्रावायलेट रेज से हमारी मदद करती है। क्लियर है आपको। दूसरा, ओजोन परत में भी छिद्र हो गया है, उसी के लिए ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। उस छिद्र की खोज किसने की थी, फोरमैन के द्वारा उसकी खोज, फोरमैन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। दूसरे कहां पर खोजा था इन्होंने, अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका में इनके द्वारा ये खोजा गया। दूसरा आपसे पूछ ले, ओजोन परत की मोटाई किसके द्वारा मापी जाती है, तो डोप्सन के द्वारा ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। ठीक है, और ओजोन परत को नुकसान कौन पहुंचा रहा है, तो जैसे फ्रिज से निकलने वाली गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, या फ्रीओन गैस फ्रिज से निकलती है जो कि इसको नुकसान पहुंचा रही है। और जो सारी ग्रीन हाउस गैसें हैं, ठीक है, सारी ग्रीन हाउस गैसें हमारी ओजोन परत को ही नुकसान पहुंचा रही हैं। और ग्रीन हाउस गैसों से हमारा मतलब है वो सारी गैसें जो पृथ्वी का तापमान बढ़ा रही हैं, भूमंडलीय तापन बढ़ा रही हैं, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। आगे बात करें हम, तो 8 सितंबर की बात की जाए तो विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है।
ठीक। और दूसरा, भारत में साक्षर किसको माना जाता है? तो भारत में एज लिमिट है 7 वर्ष। ठीक है, 7 वर्ष या उससे अधिक का जो भी कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषा में या तो पढ़ना जानता हो या लिखना जानता हो, उसे ही साक्षर माना जाता है। साक्षर माना जाता है। तो 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? 29 सितंबर को मनाया जाता है। दूसरा, अगर हम हृदय की बात करें तो हार्ट के स्टडी को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, इसी के साथ आज की अपनी क्लास को हम यहीं पर रखते हैं। धन्यवाद।